तमिलनाडु के शिवकाशी से एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। आग लगने के बाद फैक्ट्री में जोरदार धमाके शुरू हो गए और कई लोग घायल हो गए। हर तरफ बिखरा पड़ा सामान, हर तरफ धमाके के निशान और सब कुछ जल गया। तमिलनाडु के शिवकाशी में यह पटाखा फैक्ट्री उस वक्त धमाकों से दहल गई जब यहां पर कई मजदूर काम कर रहे थे। यहां पर इतना जबरदस्त ब्लास्ट हुआ कि मौके पर ही 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि कई अन्य घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घायलों को रेस्क्यू किया और आग पर काबू पाया। हादसे की जानकारी जब सीएम एमके स्टालिन को मिली तो उन्होंने स्थानीय प्रशासन से घायलों की स्थिति जानी और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। पुलिस ने जानकारी दी कि 7 कमरों में पटाखे रखे हुए थे जो ब्लास्ट में पूरी तरह तहस नहस हो गए। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका आसपास के अस्पताल में इलाज जारी है। और देश में मौसम के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी इलाकों में गर्मी का पारा आए दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ओले गिरने से किसानों की मेहनत खराब हो रही है। मई को दस्तक दिए 10 दिन हो रहे हैं और देश के कई इलाकों में गर्मी का पारा तेजी से ऊपर जा रहा है। कुछ इलाकों में गर्मी इतनी बढ़ रही है कि कूलर और एसी भी नाकाम नजर आ रहे हैं। राजस्थान समेत कई राज्यों में मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग का कहना है कि कई राज्यों में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। लोगों से अपील की गई है कि वो जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। लेकिन पहाड़ों की तस्वीर मई के महीने का अलग ही रंग दिखाती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कल जमकर ओले गिरे। पहाड़ों पर ओले गिरने से तापमान तेजी से नीचे गिरा। उत्तराखंड के बागेश्वर में तो बारिश ने जमकर कहर बरपाया। मूसलाधार बारिश से जहां नदी नाले उफान पर आ गए तो वहीं बागेश्वर नगर में लोगों के घरों में पानी भर गया। गलियां नदियों में तब्दील हो गई। लोगों का गलियों से गुजरना मुश्किल हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाला। और एनआईए ने देखिए आतंकवाद पर बड़ी चोट यहां पर करते हुए जम्मू कश्मीर में आतंकियों से जुड़ी 4 संपत्तियों को अटैच किया है। किन किन पर यह कार्रवाई की गई है, देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके आतंकियों से जुड़ी 4 संपत्तियां कुर्क की हैं। एनआईए की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कुपवाड़ा इलाके में 4 संपत्ति जब्त की गई है और ये प्रॉपर्टी आतंकवाद से हुई कमाई से तैयार की गई थी और इनका इस्तेमाल आतंकी साजिश और हमले को अंजाम देने के लिए किया गया था। जिन 4 प्रॉपर्टी को एनआईए ने जब्त किया है वो आतंकी मोहम्मद आलम भट्ट, मोहम्मद यूसुफ ख्वाजा, शबीर अहमद खबड़ और जाकिर हुसैन मीर के हैं। ये सभी आरोपी पाकिस्तान में बैठे हिजबुल मुजाहिदीन के हैंडलर्स, कमांडर्स से सीधे संपर्क में थे। यही नहीं, ये चारों लोग हथियारों के साथ साथ ड्रग्स के अवैध कारोबार में भी शामिल थे। एनआईए ने कुपवाड़ा के करनाह इलाके में आतंकी मोहम्मद आलम भट्ट और मोहम्मद यूसुफ ख्वाजा का एक घर सीज किया है। एनआईए की जांच के मुताबिक दोनों आतंकियों के घरों का इस्तेमाल हथियारों के गोदाम और आतंकियों को शरण देने के लिए किया जाता था। 2 दिन पहले ही एनआईए ने जैश-ए मोहम्मद के एक आतंकी की 6 अचल संपत्तियां कुर्क की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को 67 हस्तियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सभी नागरिकों के नाम की घोषणा जनवरी में की गई थी। पोलियो की वजह से बचपन में अपने दोनों हाथ और पैर गंवा चुके कर्नाटक के दिव्यांग एस राजन्ना का नाम जब पद्म पुरस्कार के लिए पुकारा गया तो पूरा राष्ट्रपति भवन तालियों से गूंज उठा। जब वो पुरस्कार लेने के लिए जा रहे थे तब वो पीएम मोदी के पास पहुंचे, जहां पीएम ने उनका दोनों हाथ पकड़कर अभिवादन किया। सम्मान लेने के लिए राष्ट्रपति के पास जाते समय राजन्ना ने मंच पर पहले शीश झुकाया और फिर राष्ट्रपति का अभिवादन किया। राष्ट्रपति ने एक्टर चिरंजीवी को पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया। इस मौके पर उनके बेटे और एक्टर रामचरण भी वहां मौजूद थे।
बीते जमाने की मशहूर एक्ट्रेस वैजयंती माला भी पद्म विभूषण से सम्मानित की गई। नागरिक अलंकरण समारोह के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में पद्म सम्मान से सम्मानित हस्तियों के लिए रात्रि भोज का भी आयोजन किया। आपने म्यूजियम तो बहुत सारे देखे होंगे, क्या कभी पानी के अंदर बने म्यूजियम को आपने देखा? अगर नहीं देखा तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये जॉर्डन में कुछ इसी तरह के एक म्यूजियम को तैयार किया गया, देखिए। ये किसी समुद्र या नदी का नजारा नहीं है, बल्कि ये एक म्यूजियम है जो कि पानी के अंदर तैयार किया गया है। जॉर्डन में अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें सेना के टैंक, एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर, विमान, क्रेन और एंटी एयरक्राफ्ट समेत कुल 19 तरह के सैन्य उपकरण रखे गए हैं। यह अनोखा म्यूजियम अकाबा के तट पर लाल समुद्र में 28 मीटर यानी 92 फीट की गहराई में बना है। इसे बनाने में महज 7 दिन का समय लगा है। अकाबा स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी के मुताबिक टैंकों और जहाजों को यहां लाने से पहले समुद्र में मौजूद सभी तरह की खतरनाक सामग्री को हटा दिया गया था। इस अनोखे म्यूजियम को बनाने का मकसद लोगों को समुद्री जीवों के साथ साथ सैन्य धरोहर को भी कुछ अलग अंदाज में दिखाना है। यहाँ आकर लोग अलग तरह का रोमांच महसूस कर रहे हैं। दुनिया के इस पहले अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम तक बोट के जरिए पहुंचा जा सकता है। जो लोग पानी के अंदर जाना नहीं चाहते वो इस म्यूजियम को कांच से बने नावों में बैठकर ऊपर से ही देख सकते हैं, और जो लोग इसे अंदर से देखना चाहते हैं उनके लिए स्कूबा डाइविंग ड्रेस की व्यवस्था की गई है। अब 1 मिनट की अगली रिपोर्ट में आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से गुजरात की सीआईडी ने एक पाकिस्तानी साजिश को बेपर्दा किया, नाकाम किया। दरअसल सीआईडी ने एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया जो कि पाकिस्तान को मिसाइल और ड्रोन तकनीक की जानकारियां मुहैया करवाया करता था। देखिए जरा रिपोर्ट। गुजरात पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स पाकिस्तानी जासूस के तौर पर काम कर रहा था। इस शख्स की पहचान प्रवीण कुमार मिश्रा के तौर पर हुई है, जो भरूच केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा था। आरोप है कि इसने पाकिस्तान को भारत के कई लड़ाकू विमानों की जानकारी मुहैया कराई है। सीआईडी ने आरोपी प्रवीण कुमार मिश्रा को अंकलेश्वर से गिरफ्तार किया। प्रवीण मिश्रा को ISI का हैंडलर ने हनी ट्रैप में टारगेट किया था। ड्यूरिंग द फेसबुक और जो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन में हमें ये पता चला प्रवीण मिश्रा ने कुछ DRDO के जरिए बनाए हुए ड्रोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया। जासूस के कब्जे से बरामद डिजिटल डिवाइस से ये खुलासा भी हुआ है कि पाकिस्तान के ISI हैंडलर्स को ये फेसबुक पर खुफिया जानकारी भेजता था। पाकिस्तानी एजेंसियों ने इसे सोशल मीडिया के माध्यम से हनी ट्रैप किया था। सीआईडी क्राइम ब्रांच पिछले 1 महीने से इस मामले की जांच कर रही थी। अब सीआईडी की टीम इस शख्स से जुड़े और लोगों की तलाश कर रही है। इसके लिए पूरे गुजरात में छापेमारी की जा रही है। अंधविश्वास की बात करें, इसके खिलाफ आंदोलन चलाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के करीब 11 साल के बाद आज वो दिन आया जब फैसला आ सकता है। 2013 में महाराष्ट्र के पुणे में उनकी हत्या हुई थी। अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले नरेंद्र दाभोलकर की हत्या करीब 11 साल पहले हुई थी। महाराष्ट्र के पुणे में हुई इस वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पुणे की विशेष अदालत आज इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है। 2014 में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने इस मामले में वीरेंद्र सिंह तावड़े, सचिन आंदुरे और शरद कालस्कर को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने इन तीनों के अलावा वकील संजीव पुनालेकर और उनके सहायक विक्रम भावे के खिलाफ 2019 में चार्जशीट दायर की थी। आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत भी आरोप लगाए गए थे। तावड़े, आंदुरे और कालस्कर जेल में हैं, जबकि पुनालेकर और भावे जमानत पर जेल से बाहर हैं। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का जन्म 1 नवंबर 1945 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद दाभोलकर सामाजिक कार्यों में लग गए। साल 1982 से दाभोलकर अंधविश्वास निर्मूलन आंदोलन से जुड़ गए। साल 1989 में दाभोलकर ने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की स्थापना की, जो कि किसी भी तरह के सरकारी या विदेशी मदद के बिना काम करती है। Z News।